बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न यूनिवर्सिटी में जो प्रश्न पत्र आयोजित हो चुके हैं, यानी जिन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है, उन सभी यूनिवर्सिटी के पेपर को एनालिसिस करने के बाद, उन सभी से जो क्वेश्चन है कलेक्ट करने के बाद मैंने ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार किया है। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे से यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है केमिस्ट्री का वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हैं, ये एक प्रकार के एनोमर हैं या फिर डायस्टोमर्स हैं या ओलिगोसैकेराइड है या फिर इपीमर हैं, ये आपको बताना था। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो हैं ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार के एपीमर हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइड्रोलिसिस ऑन सुक्रोज इज कॉल्ड। सुक्रोज का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या कहलाता है। सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन करा दें तो ये क्या कहलाता है। सुक्रोज यानी कि डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज, ठीक है। अब डाइसैकेराइड जल अपघटन कराएंगे तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, होता है C12H22O11 होता है। जल अपघटन कराएंगे यानी H2O के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर यानी कि शर्करा का प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर यानी कि शर्करा का प्रतिलोम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि टालन रेजेंट रेड्यूस फ्रक्टोज, यानी कि टालन रेजेंट जो है किसके कारण टालन अभिकर्मक फ्रक्टोज से अपक्रिया करता है, यानी फ्रक्टोज को अपचयित करता है असम्मित कार्बन के कारण या फिर CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति के कारण या एल्कोहल समूह की उपस्थिति के कारण या फिर एलोनीकरण के द्वारा। तो दोस्तों टालन रेजेंट रेड्यूस फ्रक्टोज ड्यू टू एलोनिजेशन, ओके। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ मनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर फ्रॉम द एल्डोहेक्सेस एग्जिट। एल्डोहेक्सोज के कितने प्रकाश समावेश संभव हैं, 2, 4, 8 या फिर 16। तो एल्डोहेक्सेस के जो प्रकाश समूही हैं वो संभव कितनी हैं, 16 प्रकाश समूही एल्डोहेक्सेस के संभव हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, वीडियो समझ में आ रही हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जिसमें कह रहा है द एन टर्मिनल एमिनो एसिड ऑफ ए पेप्टाइड आइडेंटिफाइड। पेप्टाइड का जो एन टर्मिनल है वो एमिनो अम्ल किसके द्वारा पहचाना जाता है, वो कार्बोक्सी पेप्टाइड ए के द्वारा पहचाना जाता है या फिर फिनाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा या फिर ट्रिप्सिन के द्वारा या फिर आपका ऑप्शन कह रहा है डी ऑप्शन है दोस्तों जहां पर दिया गया इलास्टेज के द्वारा। तो ये किसके द्वारा पहचाना जाता है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो ये पहचाना जाता है फेनिल आइसोसाइनाइड के द्वारा। किसके द्वारा, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए मेटल आयन को फैक्टर एक्ट एज, यानी कि आयन धातु सहकार व्यवहार करते हैं। ये लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं या फिर लुईस एसिड की तरह या लुईस एसिड और बेस की तरह या नन ऑफ दीज। तो जो धातु आयन हैं वो सहकार की तरह व्यवहार किस तरह से करते हैं, वो जो व्यवहार करते हैं दोस्तों वो लुईस अम्ल की भी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। ए मेटल आयन को फैक्टर एक्ट एज लुईस एसिड, ओके। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है विच ऑफ दिस इज एन एंजाइम। निम्नलिखित में से आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक एंजाइम है। पहला ऑप्शन है दोस्तों ट्रिप्सिन,
बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी दिया गया ग्लूटाथोन और डी दिया गया कोलेजन। तो इनमें से जो एंजाइम पूछी गई तो ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक प्रकार की एंजाइम है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था जो कि पूछा गया है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो प्रोटीन की विकृतीकरण है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन का विकृतीकरण पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये यूरिया के कारण होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा कारण होता है, या हीट के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ एबव के द्वारा। तो दोस्तों प्रोटीन का जो डिनेचुरेशन है वो यूरिया, कार्बनिक विलायक और ताप, इन सब के प्रेजेंस यानी इन सब की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों जो कि पूछा गया है कि कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप आर कॉल्ड एज, यानी कि जो रंग देने वाले समूह हैं उनको क्या कहा जाता है? रंग देने वाले समूह को क्या कहा जाता है? इनको एक्सोक्रोम कहा जाता है, या फिर क्रोमोगन कहा जाता है, या फिर क्रोमोफोर कहा जाता है, या ऑल ऑफ एबव कहा जाता है? तो दोस्तों रंग देने वाले जो समूह हैं उनको कहा जाता है क्रोमोफोर, यानी कि वर्णमूलक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग देने वाले समूह को वर्णमूलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके करंट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है इन द प्रेजेंस ऑफ, या माफ कीजिएगा, इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडिगो डाई एन फेनिल ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड टू एंडोक्सिल बाई यूज ऑफ, यानी कि इंडिगो रंजक बनाने में एन फिनाइल ग्लाइसिन के उपयोग से जो एंडोक्सिल में परिवर्तित हो जाते हैं वो कौन है? NH2 या KOH, या फिर हीट, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इंडिगो रंजक में जो एन फिनाइल ग्लाइसिन है उसके उपयोग के लिए हीट, पोटेशियम ऑक्साइड, NH2 इन सभी का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, निम्न में से कौन सा त्रुटिपूर्ण, यहाँ पर इन माफ कीजिएगा इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है? त्रुटिपूर्ण युग्म आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है फिनेलेप्थीन और एंथ्राक्विनोन रंजक, ये क्या इसका सुमेल सही है? तो जो फिनेलेप्थीन है वो एंथ्राक्विनोन रंजक नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है, पहला तो यही गलत हो गया। दूसरा एलिजरीन, एलिजरीन दोस्तों जो ये है ये एंथ्राक्विनोन रंजक है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया ये एलिजरीन एंथ्राक्विनोन रंजक है। फिनेलेप्थीन जो है वो इंडिगो डाई है। कांगोरेट जो दोस्तों ये एजो रंजक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये भी आपका एजो रंजक है। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। बाकी ये तीन ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एलिजरीन पूछ लिया जाए। तो एलिजरीन क्या है? एंथ्राक्विनोन रंजक है। ओके, और अगर पूछा जाए कांगोरेट क्या है तो कांगोरेट क्या है दोस्तों? एजो रंजक है। मिथाइल ऑरेंज भी आपका एजो रंजक है। ओके, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है कि योग बहुलकीकरण कहलाता है। योग बहुलकीकरण में से कौन सा कहलाता है? पहला ऑप्शन है पद वृद्धि बहुलकीकरण, यानी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, होमो पॉलीमराइजेशन, या को पॉलीमराइजेशन। दोस्तों एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यानी कि योग बहुलकीकरण जो है वो श्रृंखला बहुलकीकरण कहलाता है। श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण को योग बहुलकीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हिच वन इज पॉलीएमाइड। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक पॉलीएमाइड है। पहला ऑप्शन दिया गया रेयान, ऑप्शन बी कह रहा है कि टेरिलीन, ऑप्शन सी है नाइलान, और डी दिया गया ऑरलान। तो इनमें से पॉलीएमाइड नाइलान जो है ये आपका एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर है टेरिलीन या डेक्रान एथिलीन ग्लाइकॉल का एक संघनन बहुलक है। ये थैलिक अम्ल का एक प्रकार का संघनन बहुलक है, या फिर बेंजोइक अम्ल का, सैल्सिक अम्ल, या फिर टेरिथैलिक अम्ल। तो टेरिलीन या डेक्रान और टेरिलीन, डेक्रान, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक अम्ल ये क्या है? एक प्रकार के संघनन बहुलक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका
सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा इज यानी गट्टा पर्चा होता है, तो गट्टा पर्चा क्या होता है? ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन होते हैं। क्या होते हैं? ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गट्टा पर्चा का क्वेश्चन राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 बार पूछा जा चुका है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमरेज इज द डिटरमाइंड बाय यूजिंग। बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है वो ज्ञात किया जाता है। बहुलक का जो आणविक द्रव्यमान है उनको ज्ञात किया जाता है किसकी सहायता से? ओसोमेट्री की सहायता से, या लाइट स्कैटरिंग यानी कि प्रकाश प्रकीर्णन विधि से, या अल्ट्रीफिगेशन यानी कि अल्ट्राफिगेशन की विधि से, या फिर आल। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आल ऑफ दीज। बहुलोकों का जो आणविक द्रव्यमान है इन सभी विधियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच इज नॉट नेचुरल पॉलीमर। कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है ऊल यानी कि ऊन, ऑप्शन बी है सिल्क, लेदर, नायलॉन। तो इसमें से दोस्तों नायलॉन जो है ये आपका प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सिल्क, चमड़ा, ऊन ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये पूछा गया था। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज। जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज। पहला ऑप्शन है R3Al, ऑप्शन बी है R3Al TiCl4 और ऑप्शन सी दिया गया है TiCl4, ऑप्शन डी कह रहा है R3B TiCl4। तो जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक हैं, जिगलर नाटा जो कैटालिस्ट हैं दोस्तों वो कौन से हैं? वो हैं ऑप्शन नंबर बी। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, R3Al TiCl4 ये क्या है? ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये प्रश्न दोस्तों 2022 से लेकर के 2023 में भी ये खूब प्रश्न पूछा गया, सभी यूनिवर्सिटी में लगभग पूछा जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए जिसमें पूछा गया आपसे कि विच इज नॉट अबाउट पॉलीमर, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट पॉलीमर, यानी कि इनमें से बहुलक के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि पॉलीमर डज नॉट कैरी एनी चार्ज। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि बहुलक जो हैं वो कोई चार्ज यानी बहुलक में कोई आवेश नहीं होता, तो बिल्कुल सत्य है, कोई आवेश बहुलक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन है द पॉलीमर हैज़ द हाई विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी यानी कि बहुलक की जो सैनता है वो अधिक होती है, तो बिल्कुल जो बहुलक की सैनता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट है द पॉलीमर स्कैटर लाइट, जो बहुलक हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। तो 3 तो ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें रॉन्ग हो जाएगा, जो कि कह रहा है कि द पॉलीमर हैज़ लो मॉलिकुलर वेट, बहुलकों में कम आणविक भार होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुलकों में आणविक भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है टेफ्लॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेफ्लॉन उदाहरण है, टेफ्लॉन एक उदाहरण है समबहुलक का, यानी कि होमोपॉलीमर है, ये हेट्रोपॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, या बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों जो टेफ्लॉन है वो बोथ ए और सी होगा, यानी होमोपॉलीमर भी है और एडिशन पॉलीमर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, चले अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक पूछा गया है, सेलुलोज, पॉलीथीन, वैकेलाइट या टेफ्लॉन। तो प्राकृतिक बहुलक कौन से हैं दोस्तों? सेलुलोज जो है ये आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया नायलॉन, सिल्क, डेक्रान आर। नायलॉन, सिल्क और डेक्रान ये क्या है? एक प्रकार के प्लास्टिक हैं या फाइबर हैं या फिर एलास्टोमर्स हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो नायलॉन, सिल्क और डेक्रान दोस्तों क्या हैं? एक प्रकार के रेशा होते हैं, यानी एक प्रकार के फाइबर हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? नायलॉन 6, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC और बैकेलाइट, टेफ्लॉन। तो अब आपको क्या बताना था? यहाँ पर बताना था थर्मोसेटिंग बहुलक। तो थर्मोसेटिंग बहुलक इनमें से कौन सा? बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है? एक प्रकार का थर्मोसेटिंग बहुलक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, जिसमें पूछा गया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन इन NaCl। NaCl में आपको एन का क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दोस्तों वो 6 होगा। इसमें 6:6 दोनों का, यानी Na का और Cl का 6:6 होता है। तो NaCl का NaCl में Na का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोस्तों वो कितना होगा, वो 6 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना क्या है। जो सीजियम क्लोराइड है इसकी क्रिस्टल संरचना क्या होती है। क्या ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, यानी कि ये BCC होते हैं, या फिर ये सिंपल क्यूबिक होते हैं, या FCC यानी कि फेस क्यूबिक सेंटर्ड, या फिर हेक्सागोनल। तो सीजियम क्लोराइड की अगर बात किया जाए तो सीजियम क्लोराइड जो होते हैं दोस्तों ये बॉडी सेंटर्ड होते हैं, यानी कि BCC ये बॉडी सेंटर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा, अंतः केंद्रित घनीय। सीजियम क्लोराइड की जो क्रिस्टलीय संरचना है वो क्या है, अंतः केंद्रित घनीय है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर सममित के तत्व हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं। सो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फा ड्रग्स। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक प्रकार की सल्फा ड्रग है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सल्फापायरिजीन, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों सल्फापायरिडीन, ऑप्शन सी है सल्फागुआडीन, और ऑल्सल डी दिया गया है ऑल ऑफ एबव, यानी ये सभी। तो इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी एक प्रकार की सल्फा ड्रग्स हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन सभी के नाम नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए जो कि है नेम द मेडिसिन यूज द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। उस औषधि का नाम बताइए जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पहला दिया गया है ब्रूफेन, ऑप्शन सी है एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है क्वीन, और ऑप्शन सी है पैरासीटामॉल। तो दोस्तों जो मलेरिया के उपचार में दवा प्रयोग की जाती है वो क्लोरोक्विन जो है ये मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ध्यान दे दीजिएगा, विटामिन से संबंधित रोग आप ध्यान दे लीजिएगा, और HIV और एड्स से की जो मेडिसिन है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उनका नाम और उनका फुल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता रहता है। अगला प्रश्न देखिए जिसमें पूछा गया है कि ब्रैग्स लॉ इज गिवन बाय द इक्वेशन। ब्रैग का नियम किस समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो ब्रैग का समीकरण क्या होता है, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग यूनिट्स सेल डायमेंशन। यानी कि घनीय क्रिस्टल प्रणाली में निम्नलिखित में एकक सेल आयाम होते हैं। तो इनमें जो एकक सेल आयाम होता है दोस्तों वो होता है A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया कि घनीय क्रिस्टलीय प्रणाली में निम्नलिखित में से एकक सेल आयाम पूछा गया, यूनिट सेल डायमेंशन। ओके, तो यूनिट सेल डायमेंशन क्या होगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया एस्पिरिन है, एस्पिरिन इज यहाँ पर दिया गया है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, यानी जो एस्पिरिन है क्या वो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है, या फिर ऑप्शन बी है बेंजाइल सैलिसिलिक अम्ल है, सी दिया गया क्लोरोबेंजोइक एसिड, या ऑप्शन नंबर डी है एंथ्रालिन अम्ल। तो एस्पिरिन क्या है, ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन इज ए एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक ड्रग्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक दवा नहीं है। इनमें से एंटीबायोटिक दवा पूछी गई है कि कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों पेनिसिलिन, तो ये आपका एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ऑप्शन बी है ऑक्सीटोन, तो ये आपका एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों ओफ्लोकासिन, और डी ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, तो ये सभी आपके एंटीबायोटिक है मेडिसिन। बाकी ऑक्सीटोन आपका इसमें एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आप। ओके, चलें आगे बढ़ें। सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी छात्र छात्राएं नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, विच ड्रग इज़ यूज टू कर्ब HIV एड्स। HIV एड्स की रोकथाम के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों ग्लिसरल नाइट्रेट, ऑप्शन पी है। बी ऑप्शन आपका है जुडोवुडिन, ऑप्शन सी दिया गया है एसाइक्लोविर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुडोवुडिन। जुडोवुडिन जो है ये HIV और एड्स के रोकथाम करने के लिए एक प्रकार की दवा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है एस्पिरिन इज ए। एस्पिरिन क्या है। ये एक प्रकार का नारकोटिक है, एंटीसेप्टिक है, या एंटीपायरेटिक एजेंट है, या फिर एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन इज एन एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ओके, ऑप्शन सी यानी कि ज्वर नाशक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना, पहला ऑप्शन दिया गया है शुगर प्लस फास्फेट। बी ऑप्शन है कि बेस और शुगर, क्या ये न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। ऑप्शन सी आपका है कि बेस प्लस फास्फेट। तो दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है वो होती है ए बेस प्लस ए शुगर प्लस फास्फेट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है AMP। AMP का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला दिया गया एडेनिन मिनी फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी है एल्डिहाइड मोनोफास्फेट, ऑप्शन सी है एल्कोहल मोनोफास्फेट, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो AMP का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडेनोसाइन मोनोफास्फेट होता है। क्या होता है, एडेनोसाइन मोनोफास्फेट। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि एडेनोसाइन मोनोफास्फेट जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए ऑप्शन डी टिक करेंगे। ओके, नन ऑफ एबव यानी कि नन ऑफ दीज यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए जिसमें पूछा गया फॉर ए क्यूबिक सिस्टम एक्सियल रिलेशन आर। घन प्रणाली के लिए अच्छे अनुपात पूछा गया है। तो घन प्रणाली के लिए जो अच्छे अनुपात होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। घन प्रणाली के लिए अच्छे अनुपात अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू दिया गया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और 120 डिग्री तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाई रिएक्टिंग विथ। बेकेलाइट फिनॉल से अपक्रिया करके किया जाता है। बेकेलाइट का फॉर्मूला आप लेकर के और फिनॉल से क्या कराएंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, HCHO प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड नहीं प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट फिनॉल से जब अपक्रिया करके क्या बनाता है, ये फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक बहुलक है। सिंथेटिक बहुलक पूछा गया है। सेलुलोज ये सिंथेटिक बहुलक नहीं है, PVC आपका सिंथेटिक बहुलक है। या इसमें कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन। PVC जो है ये एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो इनमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, पहला ऑप्शन है पॉलीएस्टर, स्टार्च, नायलॉन 66, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीबीसी का मोनोमर, द मोनोमर ऑफ पीबीसी, पीबीसी का मोनोमर है। तो पीबीसी का मोनोमर क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है एथिलीन, बी है वाइनिल का क्लोराइड, सी ऑप्शन दिया गया टेट्राफ्लोरोएथिलीन और डी दिया गया साइट्रीन। तो पीबीसी का जो मोनोमर है वह है वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड पीबीसी का मोनोमर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू विच क्लास ऑफ डाई डज फिनेल्फ्थीन बिलोंग, फिनेल्फ्थीन किस वर्ग के डाई से बिलोंग करता है? थैलिन डाई से, या ऑप्शन सी है एजो डाई से, ऑप्शन सी कह रहा है कि नाइट्रो डाई और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको बता दें जो फिनेल्फ्थीन है वो थैलिन डाई के से संबंधित रहा है, ठीक है। तो फिनेल्फ्थीन किस वर्ग की डाई से संबंधित है? तो ये थैलिन डाई से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एजो ग्रुप पूछा गया है। एजो ग्रुप इस, एजो ग्रुप है, पहला ऑप्शन दिया गया है CH2NH2, ऑप्शन बी दिया गया है N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NO और NO2। तो एजो ग्रुप जो है वो क्या है? N डबल बॉन्ड N, ठीक है। ये क्या है? ये एजो ग्रुप है, ओके, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विच इज ए मोनोसैकेराइड, इनमें से मोनोसैकेराइड कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इनमें से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कैन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस की, कैन शुगर का जब हम जल अपघटन कराते हैं यानी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है दोस्तों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्राप्त होता है, ओके। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर यहीं पर हम माल्टोज का करा देते, ठीक है, अगर माल्टोज का कराते तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि माल्टोज का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होगा, तो ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं, माल्टोज और सुक्रोज। ये क्या है? ये आपके डाइसैकेराइड हैं, ओके। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामॉल इस, इनमें संरचना दी गई है और आपको पहचान करना है कि इनमें से कौन सी संरचना पैरासीटामॉल की है। चलिए सभी लोग जल्दी से बताइए। तो पैरासीटामॉल में आपको ध्यान देना होगा कि पैरासीटामॉल की संरचना में क्या होता है? NHCOCH3 ऐड होता है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे यानी कि आर्थो मेटा पैरा, यहाँ पर OH लगेगा, ठीक है, मेटा बॉन्ड पे। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये जो है ये आपका पैरासीटामॉल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द बेस पेयरिंग बिटवीन द गुआनिन एंड साइटोसिन अकर थ्रू, गुआनिन तथा साइटोसिन में बेस का जुड़ाव होता है, एक हाइड्रोजन बंध के द्वारा होता है, वांडर वाल फोर्स के द्वारा होता है, या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, या फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो गुआनिन तथा साइटोसिन में जो बेस का जुड़ाव होता है दोस्तों वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होता है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये गुआनिन तथा साइटोनिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियोटाइड इज कंपोस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? तो ऑप्शन पहला दिया गया प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस प्लस पेंटोस, ऑप्शन सी है प्यूरिन पिरिमिडीन बेस प्लस पेंटोस प्लस फास्फोरिक एसिड। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्यूरिन पिरिमिडीन बेस प्लस पेंटोस प्लस फास्फोरिक एसिड। आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर है, ये न्यूक्लियोटाइड के लिए सही आंसर होगा, ओके। चलें अगला प्रश्न है ऑरलान इज पॉलीमर ऑफ, ऑरलान किसका बहुलक है? एथीन का, या कि प्रोपीन का, या वाइनिल साइनाइड का, या फिर साइट्रीन का? तो ऑरलान जो बहुलक है दोस्तों वो किसका है? वाइनिल क्लोराइड का, माफ कीजिएगा वाइनिल साइनाइड। ऑरलान किसका बहुलक है? ये वाइनिल साइनाइड का बहुलक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संकरण पूछा गया है किसका? N3P3Cl में आपको N का संकरण बताना है। तो इनमें N का जो संकरण होगा वो sp2 होगा। क्या होगा? sp2 संकरण इसमें आएगा। संकरण निकाल के आप देख लीजिएगा, संकरण निकाल आप सबको आता ही होगा, ठीक है। sp2 संकरण आएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है रेड इंक इज प्रिपेयर्ड यूजिंग,
लाल स्याही बनाने में प्रयुक्त होता है, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है या फिर एनिलीन का, कांगोरेंट का या इयोसिस का। ठीक है, तो इसमें प्रयोग किसका किया जाता है? इयोसिन का प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इयोसिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गट्टा पर्चा इज, गट्टा परका है। तो गट्टा परका क्या है? गट्टा परका एक प्रकार का ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2-3 यूनिवर्सिटी इसको पूछ चुकी है। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ और डीडी यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है। ओके, तो महत्वपूर्ण है कानपुर यूनिवर्सिटी, MGPR यूनिवर्सिटी के लिए, माँ सुकामरा देवी यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडानिन एंड थाइमिन। एडानिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो एडानिन और थाइमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है वो 2 होती है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो RNA में दोस्तों एडानिन और साइटोसिन ये उपस्थित होते हैं। अनुपस्थित कौन होता है? तो थाइमिन इसमें अनुपस्थित होता है, थाइमिन नहीं होता है। RNA में एडानिन और साइटोसिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मादक दर्दनाशक है, नारकोटिक एनाल्जेसिस इज। तो नारकोटिक एनाल्जेसिस में से कौन सा दिया गया है? तो पैरासीटामॉल। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, कोडीन। कोडीन जो है ये मादक दर्दनाशक पूछा गया है तो कोडीन होगा। ठीक है, दर्दनाशक या फिर ज्वारनाशक होता तब पैरासीटामॉल होता, इसलिए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मादक दर्दनाशक पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, RNA डज नॉट कंटेन, RNA में सम्मिलित नहीं है एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन। तो इसमें से थाइमिन जो है ये एडानिन में RNA में सम्मिलित नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों RNA में पाए जाते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, रिसेप्टर्स बाइंड टू, रिसेप्टर्स बांधते हैं तो पहला दिया गया है दोस्तों, हेक्सोजेनेसिस लिगेंड ओनली या एंडोजेनेसिस लिगेंड ओनली, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ एबव। तो रिसेप्टर्स किससे बनते हैं दोस्तों? ये बहिर्जात लिगेंड और अंतर्जात लिगेंड से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एमॉर्फस सब्सटेंस पूछा गया, एन एमॉर्फस सब्सटेंस यानी कि आकृष्टलीय ठोस इनमें से कौन से हैं? आकृष्टलीय ठोस इनमें से कौन से हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों आइसोट्रोपिक, ऑप्शन बी है एंसियोट्रोपिक, सी दिया गया वेरी फाइन पाउडर और डी दिया गया एलोकिड। तो आकृष्टलीय ठोस इनमें से कौन सा है? तो ये आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये आकृष्टलीय ठोस है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें पूछा गया है, द 5 एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचुरली अकर प्रोटीन आर, यानी कि प्राकृतिक प्रोटीन में कौन से 5 तत्व उपस्थित होते हैं? कौन से 5 तत्व उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन से 5 तत्व? पहला तो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक प्रकार के प्राकृतिक प्रोटीन में ये 5 प्रकार के तत्व हैं। ठीक है, ये नेचुरली पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ पर दिया गया है कि ए क्रिस्टल हैविंग यूनिट सेल डायमेंशन ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, बी इज डज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब इसमें पूछा गया कि क्रिस्टल जिसकी एकल कोशिका की जो विमाएँ हैं वो इस प्रकार से हैं, तो क्या होगा? ये एक प्रकार का घनीय होगा यानी क्यूबिक होगा, या फिर टेट्रागोनल होगा, हेक्सागोनल होगा या आर्थोम्बिक होगा? तो दोस्तों ये समचतुर्भुज होगा यानी आर्थोम्बिक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल मूव टूवर्ड सम विद्युत विभव पर अमीनो अम्ल अणु की ओर किस, यानी कि अमीनो अम्ल जो है वो किस अणु की ओर गत करेगा, यानी कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ, या बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ये पीएच मान पर निर्भर है, ठीक है। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी पीएच मान पर निर्भर है, जिस प्रकार से गत करेगा तो ये दोनों पर डिपेंड है, कैथोड और एनोड दोनों पर ये गत करेगा, दोनों की तरफ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया एलर्जी इन बॉडी इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ, शरीर में एलर्जी किसके बनने के कारण होती है, हार्मोन, हिस्टामिन, एंजाइम या फिर विटामिन। तो दोस्तों शरीर में जो एलर्जी बनती है वो किसके कारण बनती है, वो हिस्टामिन के कारण बनती है, ध्यान दीजिएगा। शरीर में एलर्जी बनने का कारण जो है वो हिस्टामिन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोफोर, ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है, इसमें पूछा गया कौन सा क्रोमोफोर नहीं है, तो जहाँ पर भी NH2 दिखेगा ये ऑक्सोक्रोम है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये ऑक्सोक्रोम है। बाकी N डबल बॉन्ड N आपको दिख जाए, NO2 NO ये क्या है, ये आपके क्रोमोफोर हैं। बाकी NH2 जो है ये ऑक्सोक्रोम है, ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑक्सोक्रोम है, क्रोमोफोर नहीं है। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, फॉर ए कलर्ड कंपाउंड टू एक्ट एज डाई इट मस्ट कंटेन, रंगीन यौगिक के लिए डाई के रूप में कार्य करने के लिए इनमें से क्या सम्मिलित होना चाहिए, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी रंगीन के लिए डाई के रूप में कार्य करने के लिए जो शामिल होना चाहिए वो दोनों ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों का भी सम्मिलित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कॉमन टेबल शुगर इज, क्या पूछा गया है, सामान्य टेबल चीनी इनमें से कौन सी है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, इसको ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर टेबल शुगर, तो सुक्रोज को दोस्तों टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, कैन शुगर भी कहते हैं इसको, ठीक है, कैन शुगर, टेबल शुगर, ओके। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, सुक्रोज सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, द शुगर दैट यील्ड्स ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस इज, चीनी जो हाइड्रोलिसिस पर केवल ग्लूकोज प्राप्त करता है। दोस्तों जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी जल अपघटन कराएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा प्लस फ्रक्टोज प्राप्त होगा। लेकिन जब हम माल्टोज का कराते हैं, ठीक है, जब हम माल्टोज का कराएंगे जल अपघटन तो हमें केवल और केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज। माल्टोज का जल अपघटन कराने पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोज के 2 अणु। और अगर सुक्रोज का करा देंगे तो हमें ग्लूकोज प्लस सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों प्राप्त होंगे, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा अनपचायी कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। तो पहला ऑप्शन लैक्टोज को हम टच करते हैं। तो लैक्टोज क्या है दोस्तों, ये रेड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज भी आपका रेड्यूसिंग शुगर है, लेकिन सुक्रोज जो है ये आपका नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, ओके। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनपचायी कार्बोहाइड्रेट पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीसैकेराइड, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, सुक्रोज, एमाइलोज और इंसुलिन। तो इसमें से पॉलीसैकेराइड पूछा गया था, तो सुक्रोज इनमें से आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सुक्रोज क्या है, ये डाइसैकेराइड। ये क्या है दोस्तों, सुक्रोज आपका क्या है, ये डाइसैकेराइड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलें अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन की संरचना इसमें पूछी गई है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर है बेंजीन
का रिंग बना के यहाँ पर NHCOCH3 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है एस्पिरिन की संरचना। तो एस्पिरिन की जो संरचना होगी उसमें जो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, CO, यहाँ पर जो NH लगा हुआ ये NH नहीं होना चाहिए, यहाँ पर OCOCH3 होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये एस्पिरिन की संरचना है। यहीं पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, पहला तो एस्पिरिन नोट कर लीजिएगा, पहला आपको नोट करना है एस्पिरिन, पैरासीटामॉल और नेक्स्ट आपका है एलिजरिन, ठीक है। एस्पिरिन, पैरासीटामॉल और एक क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत पूछा जाता है, सल्फोनामाइड्स। इनका संरचना आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इनका बनाने के लिए पूछा जाता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको दोनों करा दिए, पैरासीटामॉल और एस्पिरिन, ये दोनों महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सिनवान्स आर जनरली, सिनवान्स आमतौर पर होते हैं, कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, या मालिक्यूल होते हैं, या लाभदीज होते हैं। तो सिनायंस आमतौर पर क्या होते हैं? सिनायंस आमतौर पर ये सभी होते हैं, यानी कि ये सभी इन सभी के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि कभी कभी कैटायंस के रूप में भी कार्य करते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं, यानी कि मालिक्यूल भी हो सकते हैं। सो आंसर नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामॉल इज एन, पैरासीटामॉल क्या है? पैरासीटामॉल एक प्रकार का एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी डायबिटिक है, या फिर एंटी वायरल एजेंट है। तो दोस्तों पैरासीटामॉल जो है ये एंटीपायरेटिक एजेंट है। क्या है दोस्तों? ये एंटीपायरेटिक एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो कि पूछा गया, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? तो वाटसन और क्रिक ने DNA का मॉडल दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज डेवलप्ड थ्रू, DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है यानी कि दोहरी पेचदार संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा, या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, या कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के द्वारा, या फिर अल्ट्री सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो दोस्तों DNA की दोहरी पेचदार जो संरचना है वो विकसित की गई थी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एडेप्टर मालिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज, अनुवाद की प्रक्रिया जो एडेप्टर अणु हैं इसमें क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा tRNA। क्या हो जाएगा? tRNA, ओके। अनुवाद की जो प्रक्रिया है जिसमें एडेप्टर अणु हैं वो tRNA है, ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी कोडेन विल बी दियर फॉर एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल में कितने कोडेन होते हैं? तो एमिनो एसिड में दोस्तों कोडेन की जो संख्या होती है वो 61 होती है। हाईएस्ट कितनी है? 61, ओके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एमिनो अम्ल में कोडेन पूछा गया था, तो कोडेन की संख्या कितनी होती है? 61 होती है। चलें दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी क्या है? पहला ऑप्शन है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्योरिटी ऑफ द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल की शुद्धता का वितरण, ये एक प्रकार की क्रिस्टलोग्राफी है। ये ऑप्शन बी दिया गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिस्टल हिस्ट्री। सी ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइन लैंग्वेज, और ऑप्शन डी दिया गया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है? क्रिस्टलोग्राफी दोस्तों है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम, परमाणुओं की व्यवस्था का विवरण का जो नियम बताता है वो क्रिस्टलोग्राफी बताता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस आर यूज इन द पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल, यानी कि पूछा यह गया है कि क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का उपयोग किया जाता है, बीटा रेस, या फिर अल्फा रेस, या फिर गामा रेस। तो क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से दोस्तों मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पाउडर विधि में किसका उपयोग किया जाता है? मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का, एक्सरे का
उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। ठीक है, घन क्रिस्टल में समरूपता के तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो घन तत्वों में समरूपता के जो तत्वों की कुल संख्या होती है दोस्तों वो 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। घन क्रिस्टल में समरूपता के तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल 23 है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर। अगला प्रश्न है, नायलॉन 6 इज मेड अप ऑफ। नायलॉन 6 इज मेड फ्रॉम। नायलॉन 6 का निर्माण हुआ है। पहला दिया गया ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कैप्रोलैक्टम। ऑप्शन बी है क्लोरोप्रीन। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों से। और डी दिया गया एडिपिक एसिड से। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 का निर्माण है। कैप्रोलैक्टम इज द राइट आंसर। नायलॉन 6 इज मेड अप ऑफ कैप्रोलैक्टम। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने करा दिए हैं। जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा अगर आपने हमारी वीडियो से तैयारी की होगी। तो मुझे आशा है कि जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी लगभग सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज हमने आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, पेपर आप जल्द से जल्द भेजने का प्रयास कीजिएगा ताकि उसकी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारा दिया गया है चैनल से ले सकते हैं या फिर आप नोट कर लीजिए 9984947535 पर 7535 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोटो क्लियर खींच करके और हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्द मैं आंसर की आप लोग को प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।